हैदराबाद और राजस्थान के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 21 जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर इस सीजन का एक मुकाबला ऑलरेडी खेला जा चुका है जो कि हैदराबाद की टीम ने लखनऊ के खिलाफ खेला था और उस मुकाबले में भी हैदराबाद की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसमें किस तरीके की कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ी, जो कि अगर आप उस मैच के स्कोर कार्ड में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर पहली इनिंग के पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेटें गिर गई थी। लेकिन क्या वो तेज गेंदबाजों को एक्चुअल में उतना मदद कर रही थी कि वो 3 विकेटें गिरी, या वहां पर बैटर्स की ज्यादा गलतियां रही जिसकी वजह से वो विकेटें गिरी, वो आगे मैं आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी यहां पर जो पिचेस मिलती हैं जो लाल मिट्टी की होती है उसका नेचर कैसा होता है और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ किस तरीके से वो बैटर्स या बॉलर्स को यहां पर फेवर करती है उसको काफी डिटेल में समझेंगे। अगर आपने इस पिच रिपोर्ट को डिटेल में देख लिया तो कोई भी आपको एक बेहतर टीम बनाने से रोक पाएगा नहीं। बाकी चाहे हम बात करें सनराइजर्स की, चाहे बात करें राजस्थान की, दोनों टीमों की तरफ से कुछ बड़े कमाल के डिफरेंशियल ऑप्शंस भी हैं आज के इस मैच के लिए, उनके बारे में भी आगे जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि सनराइजर्स की टीम अभी तक 4 मुकाबले खेल करके 3 मुकाबले हार चुकी है, केवल एक मैच जीती है और वो भी कोलकाता के खिलाफ। लेकिन उसके बाद बात करें राजस्थान की टीम की तो ये अपने 4 के चारों मुकाबले जीती है, आरसीबी को भी हरा चुकी है, मुंबई को भी हरा चुकी है और यहां पर जब अपना 5वां मुकाबला खेलने उतरेगी राजस्थान की टीम तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर होगी। और जिस तरीके की कॉम्बिनेशन राजस्थान के पास है, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की, वो टीम कमाल कर रही है और काफी हद तक चांसेस पूरे हैं कि वो आज के मैच को भी जीतेगी। और साथ ही साथ जो बात करें हम हैदराबाद की तो उनके पास जो कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है वो है उनकी बॉलिंग। तो क्या वो आज क्लिक कर पाएगी या नहीं उसको तो आगे हम काफी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से। हैदराबाद के इस मैदान की अगर आप बाउंड्री डायमेंशन देखें तो कुछ इस तरीके से पिछले मैच में देखने को मिली थी और जो पिच मिली थी वो इस तरीके के लाल मिट्टी की फ्लैट बैटिंग पिच थी। और इस पिच की एक खासियत ये होती है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैट ट्रैक प्रोवाइड कराई जाती है उस पर ग्रास की लेयरिंग बिल्कुल ही नहीं होती, जो कि आपको देखने में लग भी रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मिडिल ओवर्स में जब गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो बल्ले पर वो गेंद फंस करके आती है। और इवन जो पिछले मैच में हुआ वो भी हम आगे आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब गेंद वहां पर फंस रही थी और किस तरह से विकेटें उसकी वजह से गिर रही थी। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा तेज गेंदबाजों को यहाँ पर रिवर्स स्विंग भी मिलती है, खास करके डेथ ओवर्स के दौरान 15-16वां ओवर जब स्टार्ट हो जाता है तब तो वो तेज गेंदबाज जो डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे, रिवर्स स्विंग कराने की एबिलिटी होगी दोनों टीमों की तरफ से, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी जो ओवरऑल अपना नेचर होता है रेड सॉइल वाली पिच का जहां पर अच्छा पेस होगा, अच्छा बाउंस होगा, बैटिंग करना यहाँ पर मोस्ट इजी होता है। लेकिन चूंकि कोई ग्रास की लेयरिंग यहाँ पर है नहीं तो कोई सीम या स्विंग होता हुआ आपको गेंद यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसमें भी अगर कोई ऐसा गेंदबाज है जिसके पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो गेंद को स्विंग करा पाए, जो कि पिछले मैच में हमने इस मैदान पर देखा भी था, लखनऊ के प्रिंस यादव ने करके दिखाया था और इवन मोहम्मद शमी ने भी, तो वो निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ न कुछ मदद निकाल पाएगा पिच के ऊपर से। और इस मैदान पर जहां पर पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 192 का है और टोटल यहाँ पर जो तेज गेंदबाजों को विकेटें मिलती हैं हर 17वीं गेंद पर, लेकिन वहीं पर स्पिन गेंदबाजों को हर 38वीं गेंद पर जाकर के विकेट मिलती है, वो बात भी काफी हद तक क्लियर कर देती है कि यहाँ पर स्पिनर्स का रोल उतना बड़ा होता है नहीं। और उसमें भी जाकर के पिछले 6 मैचेस के नंबर्स अगर आप देख करके समझने की कोशिश करें, जिसमें से ये वाला जो मैच सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हुआ था इसी सीजन का, जिसके बारे में आपको मैं अभी कुछ देर पहले 3-4 बार बता ही चुका हूं, वहां पर पहली इनिंग में सनराइजर्स की टीम ने जब पहले बैटिंग करने उतरी तो 156 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, जहां पर इनकी पावर प्ले में अगर आप देखें तो पहले 6 ओवर में ही 3 विकेटें गिर गई थी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन तीनों के तीनों वापस पवेलियन जा चुके थे। लेकिन ये जो 3 विकेटें गिरी थी इसमें गेंद पिच के ऊपर से कोई खास मूवमेंट नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि चाहे हम बात करें अभिषेक शर्मा की जो कि एक ड्राइव करने गए, बल्ले पर एज लगा और वो जो गेंद थी एज इस वजह से भी लगी चूंकि बल्ला उनका पहले चल गया, गेंद बाद में आई और मोहम्मद शमी ने वो एक स्लोअर वन अपनी तरफ से करी थी और वो शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच हो गए। और उसके बाद जो दूसरी विकेट गिरी थी ट्रेविस हेड की वो भी मोहम्मद शमी ने अपनी स्लोअर वन करी थी और उसको शॉर्ट खेलने के चक्कर में अपना एक एज लगा बैठे ट्रेविस हेड और वो भी आउट हो गए। हाँ, ईशान किशन जो तीसरी विकेट के तौर पर वापस गए थे पवेलियन में, उनको प्रिंस यादव ने अपनी एक कमाल की इन स्विंगर पर आउट किया था। उसको अगर आप छोड़ दे तो बाकी ओवरऑल पिच के ऊपर से कोई खास परचेज तेज गेंदबाजों के यहाँ पर ना तो इवन स्पिनर्स को मिल रही थी शुरुआत में। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर स्पेसिफिकली जब थोड़ी सी गेंद पुरानी हो गई 12वें-13वें ओवर के बाद, तब थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी वहां पर देखने को मिली थी और इसी वजह से कोई बहुत बड़े स्कोर्स वहां पर बनते देखने को मिले नहीं, क्योंकि एक तो जो वेदर भी है ना काफी ड्राई है और दिन के दौरान भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 38 डिग्री के आसपास का, और साथ ही साथ रात में जब ये मैच स्टार्ट होगा और इवन जब खत्म भी होने वाला होगा 11-12 बजे के आसपास, तब भी टेम्परेचर वही 35 से 38 डिग्री के आसपास का रहेगा। तो जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो चूंकि बिल्कुल ही नहीं है बेसिकली, तो ओस के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ड्राई वेदर में जहां पर ओस आने के चांस है ही नहीं और पिच पर भी कोई घास देखने को नहीं मिलती, तो गेंद थोड़ी सी फंस करके तो बल्ले पर आएगी ही पुरानी होने के बाद, और खास करके रिवर्स स्विंग भी
होगी। तो वही इसी वजह से जो एलएसजी की टीम ने चेज किया भी 156 का स्कोर, उसमें भी उनकी 5 विकेटें गिर गई और 19 ओवर 5वीं गेंद पर जाकर के वो मैच वो जीती, जिसमें ऋषभ पंत ने हाफ सेंचुरी लगाई थी। हालांकि वो हाफ सेंचुरी भी उनकी 43 गेंदों पर आई थी और उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे। तो उम्मीद करूंगा कि इस एक मैच के बेसिस पर ही, और जो आपको मैंने पीछे पिक्चर्स वगैरह दिखाई, जो फीचर पिच के बारे में बताया, उसके हिसाब से आप काफी हद तक पिच रिपोर्ट को समझ चुके होंगे। बाकी पिछले 6 मैचेस में 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें यहाँ पर मैचेस जीती हैं और उन 6 मैचेस में 15 विकेटें केवल स्पिनर्स को मिली हैं, जबकि तेज गेंदबाजों को 51 विकेटें, और इन 51 में से भी 36 विकेटें पहली इनिंग के ही अंदर आ गई हैं, जो कि काफी हद तक क्लियर कर देती है कि क्यों सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों के पक्ष में ज्यादातर रिजल्ट यहाँ पर जाता है। तो इस पिच रिपोर्ट को जिसको हमने काफी डिटेल में समझ लिया और ये जान लिया कि कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, किस टाइप के बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, एक चीज जो और रह जाती है देखने के लिए वो ये कि जब यहाँ पर मैच स्टार्ट होगा और जिस पिच पर मैच खेला जाने वाला होगा, क्या वो पहले मैच की ही पिच है या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक है, और अगर फ्रेश ट्रैक है तो उस पर क्या ग्रास की कुछ लेयरिंग है या नहीं, वो निश्चित तौर पर अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद कर दूंगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा जानना कि ग्रास की लेयरिंग है या नहीं और पिच यूज्ड है या फ्रेश। और वो जो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, उसी की बेसिस पर, पिच के ही बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और एक्टिव रहिएगा अपडेट्स के लिए। बाकी अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले लाइनअप्स की, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलती हुई दिखाई पड़ सकती है आज के इस मैच में, जिसमें एक मैक्सिमम चेंज हो सकता है वो यही होगा कि तुषार देशपांडे को मौका दिया जाएगा। हालांकि तुषार देशपांडे को भी ये लोग किसकी जगह पर खिलाएंगे वो भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ब्रिजेश शर्मा को जब पिछले वाले मैच में खिलाया गया था तुषार देशपांडे की जगह पर, तुषार देशपांडे को रेस्ट दे करके, तब इन्होंने कमाल की बॉलिंग करी थी। हालांकि पहले दूसरे ओवर में ही ये विकेट निकालने में कामयाब हुए थे, रन भी रोक पाए थे, लेकिन उसके बाद इनकी जम के पिटाई भी हुई थी। तो यही एक ऐसे प्लेयर है जिनके जहां पर तुषार देशपांडे आ सकते हैं, वरना ना तो संदीप शर्मा, ना तो नांद्रे बर्गर, ना तो रवि बिश्नोई, ना तो जोफ्रा आर्चर बाहर होते दिखाई पड़ रहे हैं, अगर इनको कोई इंजरी ना हो जाए। बाकी डोनोवन फरेरा, इनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही और बॉलिंग के चांस तो मिल ही नहीं रहे, और बाकी जो बैटिंग ऑर्डर इनकी है वो इतनी कमाल की रही है, स्पेसिफिकली इनके जो दोनों ओपनर्स हैं और ध्रुव जुरेल नंबर 3 के जो बैटर हैं, कमाल परफॉर्मेंसेज हालांकि इन्होंने दे रखी है। इनका एक कंसर्न जरूर है, वो है इनका मिडिल ऑर्डर, जहां पर रियान पराग और सिमरन हेटमायर, इनकी बैटिंग बिल्कुल चल नहीं पा रही और जल्दी आउट होकर के चले जा रहे हैं। बाकी रविंद्र जडेजा ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काफी हद तक ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज दी हैं, और इस टीम के पास जो पेस अटैक है, चाहे वो जोफ्रा आर्चर के तौर पर हो, चाहे वहां पर नांद्रे बर्गर के तौर पर ऑप्शन हो, और इवन संदीप शर्मा, ब्रिजेश शर्मा और तुषार देशपांडे खेलते हैं तो वो भी रिवर्स स्विंग कराने में सारे के सारे उस्ताद हैं। बाकी इनका बेंच अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने है, जहां से जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुषार देशपांडे आ सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। और बाकी यहाँ पर आपके सामने वो बॉलिंग अटैक है जो पिछले मैच पर राजस्थान की तरफ से उतरी थी, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने पहला, तीसरा और 10वां ओवर किया, और उसी में नांद्रे बर्गर ने दूसरा, छठा और 15वां ओवर किया, और उसी में संदीप शर्मा ने चौथा, 16वां, 18वां और 20वां, यानी कि 3 ओवर इन्होंने डेथ के किए। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस इस टीम के अंदर है। और उसमें रवि बिश्नोई तो कमाल बॉलिंग कर ही रहे, फिलहाल पर्पल कैप होल्डर हैं। बाकी रविंद्र जडेजा ने भी 2 ओवर किए, 1 विकेट लिया, और इतनी कमाल की इनकी टीम की बॉलिंग है कि जडेजा को बॉलिंग उतनी मिल ही नहीं पा रही। और उसके अलावा ब्रिजेश शर्मा ने भी 4 ओवर करे, 2 विकेट निकाल करके गए, और जिस ओवर्स में वो बॉलिंग आकर के करके गए वो नंबर्स भी आपने पीछे देख लिया। बाकी करियर के आंकड़े वगैरह आप राजस्थान के प्लेयर्स के देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, और उसको देखने के बाद वीडियो को रोक करके करियर का सारा डेटा हर एक प्लेयर का आप जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको किसी एक प्लेयर के बारे में उसके एक्सपीरियंस को जानना हो। हालांकि वो उतना जरूरी मेरे हिसाब से है नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म यहाँ पर आकर के देखें, जहां पर अभी तक के खेले गए 4 मैचेस में यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचेस तो कमाल खेले हैं, लास्ट वाले मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, एक कमाल की उछाल लेती गेंद पर जो कि जोश हेजलवुड ने किया था, वरना उसके अलावा काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े। बाकी वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने तो जो कमाल किया है पूरी दुनिया में निश्चित तौर पर इनके चर्चे चल रहे हैं, दुनिया के अगले सबसे महानतम बैटर के तौर पर हैं, केवल 15 साल के, लेकिन जो कमाल इन्होंने किया है, चाहे जसप्रीत बुमराह को पीटने को लेकर के हो, चाहे इवन हेजलवुड की गेंदों पर लगातार चौके छक्के जड़ने हो, भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने पिछले मैच में जम के रन बनाए, तो उसके बेसिस पर ये दोनों प्लेयर तो आपकी टीम से बाहर होते ही नहीं। और बाकी उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल, इन्होंने भी कमाल की 81 नाबाद की पारी खेली, और जब पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ बैटिंग करने उतरे थे तो पहले ही ओवर में 24 रन इन्होंने ठोक दिए थे, तो वो दिखाता है कि कितने बढ़िया फॉर्म में हैं। 2 हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं। बाकी सिमरन हेटमायर, इनका थोड़ा सा लक भी खराब रहा है बेसिकली, और लक क्या खराब रहा है बेसिकली, अगर किसी का समय अच्छा नहीं चल रहा हो, और निश्चित तौर पर उसको आप यही कहेंगे कि बैटिंग में फॉर्म उतना है नहीं लगा। हालांकि वर्ल्ड कप के दौरान जो भी T20 वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है, वहां पर काफी शानदार टच में ये थे, बड़ी पारियां वहां पर भी नहीं आ रही थी रेगुलर बेसिस पर, लेकिन बल्ले पर बड़ी गेंद अच्छी से आ रही थी। और पिछले वाले मैच में तो कुणाल पांड्या ने इनको एक बाउंसर कर दिया,
और वहां पर उसको स्टीयर करने गए और आउट हो गए शॉर्ट थर्ड मैन पर, वरना ओवरऑल तो इसके पहले काफी बेहतर फॉर्म में थे। और रियान पराग के साथ भी वही समस्या रही है कि शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और पिछले मैच में भी एक शॉट ये खेलने गए छक्का मारने और वहां पर बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए। बाकी रविंद्र जडेजा चूंकि जरूरत भी नहीं थी तो बहुत तेज पिछले मैच में खेले भी नहीं, रन बॉल 24 रन की पारी खेली, उसके पहले बॉलिंग करते हुए भी एक विकेट ले गए थे, उसके पहले भी दो और मैचेस में जब बैटिंग बॉलिंग आई है तो 2 विकेट ले चुके हैं। तो ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर अपनी पूरी यूटिलिटी इन्होंने दिखाई है और फील्डिंग तो कमाल की करते ही हैं। बाकी डोनोवन फरेरा, इनकी तो केवल एक बार बैटिंग आई है जब भी केवल 1 रन बना पाए थे, बाकी मैचेस में ना तो इनकी बैटिंग आई है ना तो बॉलिंग आई है। और बाकी जोफ्रा आर्चर जो कमाल के फॉर्म में है और जिस तरीके से पिछले वाले मैच में इन्होंने विकेटें निकाली थी शुरुआत में स्पेसिफिकली, और जिस विकेट पर इन्होंने फिलिप साल्ट को आउट किया था, वो इनकी फायर पावर को दिखा रहा है फिलहाल कि कितने बेहतरीन लय में है बॉलिंग करने के लिए। और बाकी रवि बिश्नोई, इन्होंने तो कमाल किया ही है और बेसिकली अभी तक 9 विकेट ले चुके हैं 4 मैचेस में। नांद्रे बर्गर भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में विकेट इनको नहीं मिला लेकिन बॉलिंग काफी बेहतर करी है एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर। बाकी बाएं हाथ का एक तेज गेंदबाज कितना इंपॉर्टेंट होता है खास करके हैदराबाद जैसी टीम के खिलाफ, वो अभी आप आगे देखेंगे। और बाकी संदीप शर्मा हो गए, ब्रिजेश शर्मा हो गए और तुषार देशपांडे हो गए, इन तीनों ने भी अपना पूरा रोल बखूबी निभाया है जब भी मौके मिले हैं। तो एक्चुअली आपको बड़ी समस्या होने वाली है कि इस टीम की तरफ से कौन से बॉलर आप पिक करें। अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो आर्चर, बिश्नोई और बर्गर बेस्ट हैं, लेकिन उसमें संदीप शर्मा, ब्रिजेश शर्मा और तुषार देशपांडे जैसे बहुत ही बेहतरीन कुछ डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन भी मौजूद हैं। हालांकि इन तीनों में से कोई 2 ही प्लेइंग 11 में या प्रोबेबल लाइनअप में खेलेगा। बाकी अगर हम बात करें प्लेयर्स के साथ, बैटिंग तो आपके पास तगड़ी है ही, जिसमें ये तीनों खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर नहीं सकते और ये तीनों बॉलर तो बेस्ट रहेंगे ही। तो ये 6 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो वैसे ही आपको मिल जाते हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा भी साथ में बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके टीम के लिए, चूंकि हैदराबाद के मैदान पर जहां पर यह मैच है स्पिनर्स का वो खास गेम बनता नहीं और इसी वजह से आप चाहे तो रविंद्र जडेजा को उसकी बेसिस पर ही ड्रॉप कर सकते हैं। और इवन वही लॉजिक आप रवि बिश्नोई के साथ भी लगा सकते हैं। हालांकि ये जिस तरीके के फॉर्म में है और जिस तरीके की कुछ अलग तरीके की बॉलिंग ये कर भी रहे हैं इस सीजन में, उसके हिसाब से मैं इनको तो ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो चीज लॉजिक आप जडेजा के साथ लगा सकते हैं। तो 6 बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं वो तो आपने समझ लिया। बाकी जडेजा की चाहे बात कर ले, इवन हेटमायर की, पराग की, और बाकी जो ब्रिजेश शर्मा या संदीप शर्मा जैसे बॉलर हैं, या अगर तुषार देशपांडे खेलते हैं तो उनमें से भी क्या कोई एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है या नहीं, जानने के लिए अगर आप यहाँ पर हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो जायसवाल के आंकड़े तो बेहतरीन है, हैदराबाद के खिलाफ 38 का बैटिंग एवरेज है, जबकि सूर्यवंशी पहली बार खेलेंगे। ध्रुव जुरैल के भी 3 मैच में 57 रन है और एक ही बार आउट हुए तो 57 का एवरेज भी है। बाकी हेटमायर का भी बैटिंग एवरेज 30 है, पराग के भी बैटिंग एवरेज इनके 9 मैचेस में 29 का है, जडेजा के 26 मैच में केवल 9 विकेट हैं और केवल 256 रन है। और जो सामने टीम है हैदराबाद की, वो जो कि लेफ्ट हैंडर से डोमिनेटेड टीम है, टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स, तो इस वजह से जडेजा के खिलाफ वो लोग काफी इफेक्टिव रहे हैं। और नंबर्स आप देख ही पा रहे हैं कि इतने पुअर हैं कि इनको तो आप स्ट्रेट अवे यहीं से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आर्चर के 4 मैच में 6 विकेटें हैं, संदीप शर्मा की 11 मैच में 12 विकेटें हैं, रवि बिश्नोई के 7 मैच में 8 विकेटें हैं, जबकि 4 मैच में 4 विकेटें तुषार देशपांडे के हैं। तो यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शंस में से खास करके आर्चर को छोड़ दें या अगर बिश्नोई को छोड़ दें तो कोई खास आपको यहाँ से हिंट तो नहीं मिल पाएगा। संदीप शर्मा जरूर एक्सपीरियंस रखते हैं इस टीम के खिलाफ अच्छा खासा, लेकिन जब बात आती है इस मैदान पर खेलने की तो हैदराबाद के इस मैदान पर भी बैटिंग एवरेज यशस्वी जायसवाल का 35 का है, सूर्यवंशी यहाँ पर कभी खेले नहीं, बाकी के तीनों बैटर्स का भी बैटिंग एवरेज 30 के ऊपर है। और इवन इस मैदान पर जडेजा 8 मैच में 60 का एवरेज है, लेकिन वो एवरेज इस वजह से चूंकि 8 मैचेस में केवल इनकी 2 बार विकेटें गिरी हैं और इसी वजह से 120 रन बना है तो 60 का एवरेज बनता है, लेकिन विकेट इनको यहाँ भी नहीं मिला है। बाकी जोफ्रा आर्चर के यहाँ पर 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, 18 मैच में 17 विकेट संदीप शर्मा के हैं, जो आंकड़े काफी एवरेज हैं, लेकिन उसमें ये सेकंड इनिंग में काफी कमाल करते रहे हैं इस मैदान पर। और ना सिर्फ संदीप शर्मा बल्कि रवि बिश्नोई के भी आंकड़े जो 5 मैच 6 विकेटों के हैं, उसमें पहली इनिंग में तो स्ट्राइक रेट 36 का है, यानी कि हर 36वीं गेंद पर 1 विकेट मिली है, लेकिन सेकंड इनिंग में वही स्ट्राइक रेट 12 का हो जाता है। तो काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगे सिचुएशन के बेसिस पर भी कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी। बाकी तुषार देशपांडे यहीं पर 2 मैच पर 3 विकेट ले चुके हैं। तो मेरा अपना जो फाइनल कंक्लूजन रहेगा उसमें जायसवाल, सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल तो सीधे मेरी टीम में आ जाएंगे। बाकी बॉलिंग के दौरान अगर हम बात करें तो जिस तरीके के फॉर्म में आर्चर और बर्गर हैं, इनको ड्रॉप करना तो देखिए बनता है नहीं, लेकिन उसी में अगर आप चाहें तो बर्गर के जहां पर संदीप शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं। बिश्नोई भी मेरे एक फेवरेट ऑप्शन होंगे सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए, लेकिन केवल सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और पहली इनिंग की बॉलिंग होती है अगर यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर तब रवि बिश्नोई तो आपकी टीम में रहेंगे नहीं, यानी कि सेकंड इनिंग की पहली इनिंग की बॉलिंग है तो सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी। और पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो यहाँ से आप जो नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा में से कोई एक ऑप्शन तलाश रहे हैं, तब आप ये कर सकते हैं कि या तो दोनों को लेकर के चले जाइए या तो नांद्रे बर्गर या संदीप शर्मा में से किसी एक को लेने के साथ साथ तुषार देशपांडे भी अगर प्लेइंग 11 में
में खेल रहे होंगे तब आप तुषार देशपांडे को लेकर के चले जाइएगा। तो उम्मीद करूंगा कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको मैंने यहाँ पर दे दी है कि राजस्थान की तरफ से कब और कौन से प्लेयर आपको लेके जाने हैं। जिसमें प्लेयर बैटल भी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है जो कि राजस्थान के बैटर्स को परेशान करती है। नंबर्स देखिए आपके सामने है कि कौन सा इंडिविजुअल बॉलर इन लोगों को परेशान करता रहा, जिसमें हर्षल पटेल का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। बाकी स्पिन बॉलिंग जिसमें ऑफ स्पिन भी है, लेग स्पिन भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी है, वो भी आपको बार बार दिखाई पड़ेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो दो तो लेफ्ट हैंडर्स ही हैं, तो वो तो दिखना भी था। और ये जो कंक्लूजन आपको मैंने दिखाया कि किसके खिलाफ इनकी कमजोरियां रही हैं, वो आप यहाँ पर आंकड़ों में भी देख सकते हैं। और उसके बाद के भी जो बैटर्स है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हर्षल पटेल का नाम और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का नाम और प्लस लेग स्पिनर आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। और एक बात तो यहाँ पर ये बातें क्लियर कर देती हैं कि स्पिन के खिलाफ थोड़ी सी कमजोर पड़ती है राजस्थान की टीम, और साथ ही साथ बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और प्लस हर्षल पटेल। हालांकि हर्षल पटेल का जैसा फॉर्म इस सीजन में चल रहा है वो जनरली बहुत अच्छा खेलते रहे हैं इसके पहले के आईपीएल में, लेकिन फिलहाल ये सीजन उनका बहुत ही खराब जा रहा। तो उनकी जहां पर आप कौन सा ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं उसको देखने के लिए हम आएंगे दूसरी टीम की तरफ, जो है कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, जहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आपको ओपन करेंगे। बाकी ईशान किशन है, हेनरिच क्लासन है, अनिकेत वर्मा है, सलील अरोड़ा है। सलील अरोड़ा को मौके तो मिल रहे हैं लेकिन कुछ खास उसको भुना पा नहीं रहे, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका ये सीजन बहुत ही कमाल का गया था। बाकी नीतीश रेड्डी, हर्ष दुबे है, शिवांग कुमार जिन्होंने पिछले ही मैच पर 3 विकेट लिया था कमाल की बॉलिंग करते हुए। बाकी हर्षल पटेल है, उनादकट है और ईशान मलिंगा है। तो ये 12 प्लेयरों का जो इनका प्रोबेबल स्क्वाड है उसमें जयदेव उनादकट और ट्रेविस हेड एक दूसरे के जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट होते हैं। बाकी बेंच पर जो इनके पास ऑप्शन है इनमें से किसको ये लोग खिला सकते हैं उसके बारे में अगर थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो इनके जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, इंडियन प्लेयर्स जो हैं इस टीम के अंदर, जैसे उनादकट हो गए, हर्षल पटेल हो गए, जो फिलहाल अभी अच्छी खासी पिटाई खा रहे हैं, तो इनके पास बॉलिंग का ऑप्शन अगर आप कोई खोजने जाएंगे ना तो एज सच कोई आपको मिलेगा नहीं। तेज गेंदबाज के तौर पर एक ऑप्शन शिवम मावी का है जिनको ये लोग ट्राई कर सकते हैं, और स्पिनर के तौर पर जिशान अंसारी हैं। और कोई अगर फॉरेन प्लेयर ये लोग ट्राई करना चाहें तो उसकी मुझे तो नहीं लगती कि इनको जरूरत है फिलहाल, लेकिन डेविड पेन और ब्रायडन कार्स जैसे 2 ऑप्शन जरूर हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये टीम जो कि 4 में से अपने 3 मुकाबले गंवा चुकी है तो चेंजेस तो कर सकती है, करेगी तो क्या करेगी, ऑप्शंस जो थे आपको मैंने बता दिए। बाकी इनकी जो बॉलिंग हुई थी जिसमें से हर्ष दुबे और शिवांग कुमार, इनके जो दोनों स्पिनर्स हैं, हर्ष दुबे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और शिवांग कुमार लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, यही दोनों थोड़ा बहुत इंपैक्ट छोड़ पाए हैं बैटर्स पर। लास्ट वाले मैच में भी 4-4 ओवर पूरे किए थे दोनों ने। बाकी उनादकट हो गए, ईशान मलिंगा हो गए, हर्षल पटेल हो गए, जम के इनकी धुनाई हुई है, ना तो विकेट इनको मिली है, रन रोक नहीं पाए। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 ओवर लास्ट वाले मैच में करे थे। इसके बाद आकर के आप इन्हीं सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स के करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, जिसको आगे करते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ चलें, और जैसा मैंने आपको वीडियो को शुरू से ही एक चीज बता रखी है कि हैदराबाद की टीम जो कि 4 में से 3 मुकाबले हार चुकी है, और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो रही है इनकी बॉलिंग, जो कि जम के पिटाई खाई है और विकेट भी इनसे मिल नहीं रहे। शिवांग कुमार जरूर अभी तक के 3 मैच में अगर आप देखें तो 4 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उसके अलावा शिवांग कुमार ने जो लास्ट वाले मैच में 3 विकेट लिया था ना, वो था मुल्लापुर वाले स्टेडियम पर, जहां पर गेंद बल्ले पर थोड़ी बहुत तो फंस करके आ रही थी और हल्की फुल्की ग्रिप भी कर रही थी। और वो चीज यहां पर भी हो सकती है जो कि आपने पिछले पिच रिपोर्ट में देखा, जो आपको मैंने शुरुआत में दिखाया। बाकी उसी के साथ साथ हर्ष दुबे भी इस टीम के एक ऐसे बॉलर साबित हुए हैं जो कि अभी तक के 3 मैचेस में 3 विकेट ले चुके हैं, और एक्चुअली यहाँ पर ना ये 2 विकेट आप कर दीजिएगा तो ये एक ऐसे कामयाब ऑप्शन रहे हैं। इसमें एक मैच का डेटा शायद मिसिंग है, तो इन्होंने अभी तक के कुल खेले गए जो 4 मुकाबले अपनी टीम के लिए खेले हैं उसमें एक बार 2 विकेट और बाकी मैचेस में 1-1 विकेट ले चुके हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने 1 विकेट लिया था, लेकिन इनके ऊपर भी काफी रन पड़े थे, लेकिन विकेट निकालने के मामले में निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन रहे हैं। तो यही 2 ऐसे ऑप्शन दिखाई पड़े जो कि विकेट निकालते तो कम से कम दिखाई पड़े हैं। बाकी उनादकट की बात करें तो पहले 2 मैच में विकेट निकालने के बाद अगले 2 मैचेस में विकेट ले गए। ईशान मलिंगा के साथ भी एज ए बॉलर बात करें तो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ रही, और हर्षल पटेल को तो 3 मैच में विकेट ही नहीं मिला। और बॉलिंग में अगर हम बात करें तो नीतीश रेड्डी ने भी हर मैच में बॉलिंग करी है, थोड़े ओवर्स कम करते हैं लेकिन एक ही बार 2 विकेट निकाल पाए हैं। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर, जबकि इन्होंने अपने बल्ले से 56 और 39 रन की 2 पारियां खेली हैं, लेकिन इनकी टीम पता नहीं क्यों उनको बार बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करती रहती है, और इसी वजह से वो इंपैक्ट पिछले मैच में छोड़ भी नहीं पाए। बाकी सलील अरोड़ा और अनिकेत वर्मा की भी बात कर लें तो कुछ खास असर ये छोड़ नहीं पाए हैं, और इनकी पूरी जो बैटिंग भी रही है ना वो काफी हद तक इन्हीं जो टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स हैं इन्हीं पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और इन्हीं चारों ने जो रन्स बना रखे हैं ओवरऑल अगर आप देखें इनफॉर्म प्लेयर कोई है तो एकदम बेसिकली देखें तो हेनरिक क्लासन ही हैं जो कि कंसिस्टेंट रहे हैं, वरना बाकी के तीनों बैटर्स भी जो हैं वो किसी मैच में चले हैं तो किसी मैच में नहीं चले हैं। तो ये पूरी की पूरी टीम ही अगर आप ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर्स के तौर पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन एक बात तो है कि बैटिंग इनके पास फायर पावर के तौर पर है, बॉलिंग इनकी काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ी है। जिसमें आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो जब ये टीम खेलने उतरती है कभी भी राजस्थान के खिलाफ तो ट्रेविस हेड का
बैटिंग एवरेज तो 53 का है, लेकिन अभिषेक शर्मा का बैटिंग एवरेज केवल 21 है। ईशान किशन बढ़िया खेल गए हैं, लेकिन बाकी बैटर्स में से क्लासेन और नीतीश रेड्डी के आंकड़े आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे। और बॉलिंग में हर्षल पटेल के 14 मैच में 21 विकेटें हैं और इवन शिवम मावी के भी आंकड़े काफी बेहतर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो प्लेयर्स है या तो वो खेले नहीं कभी राजस्थान के खिलाफ, या तो उनके आंकड़े ऐसे हैं नहीं। जैसे जयदेव उनादकट के आंकड़े अगर आप देखें कि उसके दम पर आप इनको अपनी टीम में लेके जाएं, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर कैसी परफॉर्मेंसेज ये प्लेयर्स करते हैं, जहां पर अगर आप देखें तो जिशान अंसारी ने 4 मैच में केवल 1 विकेट लिया है, लेकिन जो इनके बाकी बॉलर है, चाहे ईशान मलिंगा हो गए, उनादकट हो गए, कुछ हद तक हर्षल पटेल हो गए, शिवांग कुमार ने भी यहाँ पर 1 मैच खेला 1 विकेट लिया, हर्ष दुबे ने यहीं पर 1 मैच में 2 विकेट लिया है। तो बॉलर्स तो इस मैदान पर ठीक ठाक काम करते रहे हैं। और ये जो 2 विकेट हर्ष दुबे ने लिया था ना, लखनऊ के ही खिलाफ लिया था। और बाकी ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जो इनके बैटर्स हैं वो इस मैदान पर काफी ठीक ठाक करते रहे हैं। और क्लासन का तो यहाँ पर बैटिंग एवरेज 56 का है और इवन नीतीश रेड्डी भी यहाँ पर बेहतर काम करते रहे हैं। तो नंबर्स तो चाहे जो भी हो वेन्यू के, हेड टू हेड के, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वह है रिसेंट फॉर्म, जिसमें बैटिंग इनकी ठीक ठाक दिखाई पड़ी है, बॉलिंग पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है और किसी के ऊपर आप कुछ खास भरोसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन स्किल वाइज बात करें जो अभी थोड़ा बहुत असर दे रहे हैं तो वो हर्ष दुबे और शिवांग कुमार हैं, जो कि निश्चित तौर पर आपकी टीम में आ सकते हैं। और वो चीज़ आपने राजस्थान के बैटर्स की एक वीकनेस के तौर पर देखी भी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और रिस्ट स्पिन पर वो लोग थोड़ा फंसते हैं, तो वो दोनों ही बॉलर मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप इस टीम का देखने आएंगे जो कि हैदराबाद की है, तो एक जो बॉलिंग ऑप्शन होता है बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, वो हमेशा इस टीम के खिलाफ यूजफुल होता है। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं या टाइप ऑफ बॉलिंग है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी पूरे डेटा एनालिसिस में, जो कि आप देख करके वीडियो को रोक करके यहाँ पर काफ़ी हद तक उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और रवि बिश्नोई, खास करके ईशान किशन तो कोई भी लेग स्पिनर इनके सामने डाल दीजिए, ओवरऑल लेग स्पिन पर ही 488 रन बना करके 22 बार आउट हो चुके हैं T20 करियर में। और लेग स्पिन आपको ट्रेविस हेड के खिलाफ भी असरदार दिखाई पड़ते हैं। और इसी वजह से बिश्नोई को लेकर के आपको मैं कह भी रहा था कि इस पिच पर स्पिनर्स का कुछ खास रोल होता नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी क्लासन जो ओवरऑल स्पिन बेहतर खेलते हैं, इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी तक की जैसी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर है और दोनों टीमों के पास अपना जो कॉम्बिनेशन है बैलेंस वाइज, उसमें राजस्थान की टीम बहुत सुपीरियर है, कमाल की परफॉर्मेंस कर रही है। और जैसा आपको मैंने वीडियो को शुरू में ही कहा था कि वो मुंबई को हरा चुकी है, आरसीबी को हरा चुकी है, जिसका मोमेंटम बहुत सही चल रहा था टूर्नामेंट के अंदर, बॉलिंग और बैटिंग दोनों उनकी क्लिक कर रही है। तो निश्चित तौर पर वही टीम एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ रही है राजस्थान की, और उन्हीं को विनर मानते हुए आपको टीम आज के इस मैच का बनाना है। हालांकि उसमें एक और चीज़ है कि पिच कौन सी होगी, उस पर ग्रास की लेयरिंग कैसी है और किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग दोनों में से किस टीम की होने वाली है, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो उन सभी चीज़ों की एनालिसिस और अपडेट्स जो होंगे, फाइनल मेरी अपनी जो टीम बनेगी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने ही वाला हूँ, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, उसको क्लिक करके आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना है। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलते हैं